नमस्कार दोस्तों, मैथवा एसएसटी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम अर्थमेटिक के बारे में चर्चा करेंगे। अर्थमेटिक प्रतियोगी परीक्षा की गणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिससे ज़्यादातर जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसका बहुत बड़ा सिलेबस, मतलब जो प्रतियोगी परीक्षा जिनमें गणित पूछा जाता है तो गणित का बहुत बड़ा सिलेबस अर्थमेटिक से आता है। तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए हमने लगातार अर्थमेटिक से संबंधित वीडियो इस चैनल पर डाली हैं। तो उन वीडियो में हमने अर्थमेटिक के टॉप 5 क्वेश्चन किए। टॉप 5 क्वेश्चन मतलब जो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और जिन क्वेश्चनों से हमारे अर्थमेटिक के बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो उन क्वेश्चनों को हमने इससे पिछली वीडियो में भी टॉप 5 क्वेश्चन के नाम से वीडियो डाली हैं, उनमें किए हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में भी अर्थमेटिक के टॉप 5 क्वेश्चन करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं जो उस लेवल के क्वेश्चन है कि जो मेंस परीक्षाएं होती हैं, जैसे वर्ग 2 एमपी वर्ग 2 गणित की परीक्षा में मेंस में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको भी उस टाइप के क्वेश्चन भी ये हैं। एसएससी सीजीएल मेंस होता है, मतलब जो मेंस लेवल या अच्छे लेवल की परीक्षाएं होती हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो दिया है वो की संख्या पद्धति पर आधारित है। क्वेश्चन में देखिए दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 1365 है। क्या दिया है, आप क्वेश्चन ध्यान से देखें कि दो संख्याओं का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल के तौर पर 6 प्राप्त होता है और शेषफल के तौर पर 15 प्राप्त होता है। तो आपको ये बताना है कि छोटी संख्या क्या है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, उनमें से एक बताना। क्वेश्चन में क्या दिया कि सबसे पहले तो दो संख्याओं का अंतर आपको क्या दिया है, 1365 दिया, और उनमें से एक संख्या बड़ी है और एक संख्या छोटी है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो x माइनस वाई, मतलब दो संख्या, एक को x मान लिया और दूसरी आपकी क्या है, y है, तो उनका अंतर क्या है, 1365 है। इनमें से x बड़ी है और y छोटी है। अब आगे प्रश्न में दिया है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देने पर जो भागफल बचता है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, x, तो x में हम भाग दे रहे हैं छोटी संख्या y से, तो भागफल के रूप में तो 6 आ रहा है और शेषफल के रूप में 15 आ रहा है। ठीक है, तो ये बात समझ गए, इतना ही प्रश्न में दिया। अब यहाँ पर इसको करेंगे कैसे कि x माइनस वाई बराबर 1365, दो संख्या हमने x y मान ली और उनका एक जे दिया है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे तो भागफल के तौर पर ये आएगा 6 और शेषफल के तौर पर 15 आएगा। तो इसको तो आपको पता होगा कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर मतलब x बराबर भाजक गुणा y गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसी के आधार पर हमारा x का मान निकल चुका है। x बराबर क्या हो गया, 6y प्लस 15। अब हमारे पास पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर 1365, और प्रश्न में ये भी दिया है कि हमको छोटी संख्या बताना। छोटी संख्या मतलब y का मान बताना है आपको। तो यहाँ पर x की जगह हम ये वाला मान रख देते हैं और इसको हल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर इसको हल करेंगे तो x की जगह रखना क्या, 6y प्लस 15। तो x की जगह हमने लिख दिया 6y प्लस 15 और माइनस का y बराबर 1365, ये चल ही रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 6y में से एक y जाएगा तो 5y बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये 15 प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1350, और यहाँ से आपका y का वैल्यू हो जाएगा 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, 5 7 35 और 0, तो y बराबर 270। मतलब जो एक संख्या है वो 270 है। और अगर आपको दूसरी संख्या निकालना है यहाँ पर आप y का मान रख दीजिए, दूसरी संख्या भी आपकी निकल जाएगी। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसको बेसिक मेथड से ही बताया है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन रेशियो से संबंधित है। क्वेश्चन में आपके रेशियो के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्या दिया कि 3 बर्तनों के आयतनों का अनुपात 2:3:5 है। मतलब 3 बर्तन हैं जिनके आयतनों का अनुपात 2:3:5 है। आयतन मतलब उनमें जो सामग्री बनती है, तो हम उनको लीटर में ही मान लेते हैं। 3 बर्तन में मिश्रण भरा तो एक बर्तन में 2 लीटर बनता है, 2 यूनिट, तो दूसरे बर्तन में 3 लीटर बनेगा, तो चौथे बर्तन में 5 लीटर, तीसरे बर्तन में 5 लीटर बनेगा। तो इस प्रकार उनका रेशियो दिया। इसके बाद दिया है कि जो पानी और दूध से पूर्णतः भरे, तीनों बर्तन पानी और दूध से भरे हैं। क्या भरे हैं, एक पानी से भरे हैं तीनों बर्तन, ये पानी से भरा और दूसरा आपका भरा दूध से, तो तीनों बर्तन पानी और दूध से भरे हैं। ठीक है, अब दिया है क्वेश्चन में आगे कि पहले बर्तन में पानी और दूध का अनुपात 1:3 है। तो पहले बर्तन में 1 यूनिट दूध है और दूसरे बर्तन में 3 यूनिट, मतलब पहले बर्तन में 1 यूनिट दूध है और 3 यूनिट पानी है। तो ये तो आपका पहला बर्तन हो गया। इसके बाद आपका दूसरा बर्तन दिया है, उसमें भी यही अनुपात 2:3 दिया, मतलब 2 यूनिट पानी दिया है और 3 यूनिट आपका क्या दिया, दूध दिया। ठीक है, 2:3। और इसके बाद अगला जो बर्तन है उसमें पानी दिया है 2 और दूध दिया है 5।
ठीक है। तो ये हमारा रेशियो हो गया पानी और दूध का तीनों बर्तनों में, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आप ध्यान दें कि यहाँ पर तीनों बर्तनों के जो आयतनों का अनुपात 2:3:5 दिया है, उसी के आधार पर हम इस रेशियो को बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस कैसे करेंगे पहले देखें। तो इसमें कुल 4 यूनिट मिश्रण है और इसमें कुल 5 यूनिट मिश्रण है और इसमें देखें तो कुल 7 यूनिट मिश्रण है, ठीक है। ये बात समझ गए। हमने 3 और 4 को जोड़ दिया, पता चल गया इसमें 4 है, इसमें 5 और इसमें 7 है। अब यहाँ पर हम इसमें तीनों में मिश्रण बराबर यूनिट कर लेते हैं। बराबर यूनिट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि 4, 5 और 7। तो देखिए इनमें अगर मात्रा बराबर यूनिट करना है तो 4, 5 और 7 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4, 5 और 7 का एलसीएम आप लेंगे तो 4 पंजे 20 और 7 140, मतलब एलसीएम जो आएगा वो 140 आएगा। हम पहले इनमें बराबर मात्रा करना है। क्वेश्चन में हमको आगे क्या करना है कि तीनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में डाला जाता है, तो बड़े बर्तन में पानी और दूध का अनुपात आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो इनकी यूनिट बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए 4, 5 और 7 का हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आया 140, मतलब यहाँ पर आपको कुल 140 करना। तो 140 करने के लिए तो एलसीएम यहाँ पर 140 करना, तो इसमें 35 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब इसमें 5 और 7 गुणित 35 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 35 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको यहाँ देखें आप, तो 35 से हमने गुणा किया तो ये 35 हो गया और 35 तो ये क्या हो गया 105, ये पहला बर्तन हो गया। और यहाँ पर बराबर में क्या आया 35 का इसमें गुणा हुआ तो 140, मतलब पहले बर्तन में हमने 140 यूनिट पूरा मिश्रण ले लिया। दूसरे बर्तन में किससे गुणा करना पड़ेगा, दूसरे बर्तन में आपको 7 चौके 28 से गुणा करना पड़ेगा। जब 140 आएगा तो 28 दूनी यहाँ पर क्या हो जाएगा 56 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 28 तिया 84, तो ये 140 हो गया, ठीक है। तो ये 140 यूनिट दूसरे बर्तन में हो गया। तीसरे बर्तन में 140 करने के लिए यहाँ 20 से गुणा करना पड़ेगा। जब 20 का 7वां गुणा होगा जब ये 140 होगा, तो 20 दूनी ये हो जाएगा आपका 40 और 20 पंजे 100 ये हो जाएगा। तो ये टोटल क्या हो गया 140 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ। क्वेश्चन में हमको आयतनों का अनुपात दिया, उसी के आधार पर इसको सेट करना। अगर प्रश्न में ऐसा पूछता कि तीनों बर्तनों में समान मात्रा में मिश्रण बनता है और उनका अनुपात ये है, तो हमने समान मात्रा में मिश्रण तो कर लिया। अब हम इसको जो हमारे रेशियो हैं वो रियल वैल्यू की तरह काम करेंगे और हम ये पानी की मात्रा है, ये आपका क्या है पानी है और ये आपका दूध है। तो अगर समान मात्रा होती और हम तीनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में डालते तो हम इनको डायरेक्ट जोड़ सकते थे, लेकिन तीनों बर्तनों में मात्रा समान तो है नहीं। उनका अनुपात दिया, अनुपात क्या दिया 2:3:5 दिया उनके रेशियो का अनुपात। तो इसको तो हमको पहले वाले को 2 बनाना है, तो 2 बनाने के लिए इस पूरे में 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो आप यहीं समझ लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 70 और यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 210, ठीक है। इस वाले में 3 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 2:3:5 बनाना, तो 3 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो 56 में 3 से गुणा होगा, तो मान लो 50 में 3 से गुणा किया 150 और फिर 6 में 3 से गुणा किया तो 18, तो 150 और 18 क्या हो जाएगा 168, तो ये आपका हो गया, ध्यान देना है ना। और इसमें 3 से गुणा करना तो 8 तिया कितना हो जाएगा 24, 240 है, 4 में 3 का गुणा होगा 4 तिया 12, तो 252 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 3 का गुणा हो गया 252। अब इसके बाद इसमें करना है आपको तीसरे वाले बर्तन में 2, 3, 5 के अनुपात में करना, तो इसमें करना पड़ेगा 5 का गुणा, तो ये 5 से गुणा हो गया, तो 5 का यहाँ गुणा होगा 40 में, तो ये हो जाएगा 200 और इसमें 5 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका 500। अब हमारा रेशियो पूरी तरीके से प्रश्न में जैसे दिया था वैसे हमने सेट कर लिया। अब हमारा रेशियो एक ही यूनिट पे आ चुका है, तो अब एक ही यूनिट पे आ चुका है, तो 70 यूनिट ये है, 108 यूनिट ये, 168 यूनिट ये है और 200 यूनिट ये है। इसी प्रकार दूध भी आपका, तो अब इन तीनों को एक ही बर्तन में डालेंगे तो यहाँ पर 70 इसमें दूध है और ये हम इन तीनों को आपस में जोड़ दें, 0, 8 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद 7 और 6 13 के 3 हाथ होगा 1 और 3, 1 और 2 3 और 1 4, 468 ये हो गया। अब इसको जोड़ेंगे 500 और 200 700 और 200 900 10 और 52 962, तो ये आ जाएगा 962, 438 962। अभी इसको और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन में यही दिया है कि 468 962 आपका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का था, आपके रेशियो के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला था। प्रश्न में हमने क्या किया कि तीनों का रेशियो दिया था, हमने 1 3 पहले में दिया था, 2 3 और 2 5 ये दिया था। हमने कुल यूनिट निकाला, इसमें 4 यूनिट है, इसमें 5 यूनिट है और इसमें 7 यूनिट है।
ठीक है। हमको 2, 3 और 5 यूनिट के अनुपात में उनका आयतन मतलब उनकी मात्रा निश्चित करना था। तो 2, 3, 5 के अनुपात में निश्चित करना था, तो यहाँ डायरेक्ट तो हो नहीं सकता था। पहले हमने सबको बराबर करने के लिए 4, 5 और 7 का एलसीएम लिया 140, फिर हमने 140 सबको कर लिया। ठीक है, 140 का आप जानते हैं कि रेशियो में एक संख्या से गुणा करेंगे तो दोनों उस रेशियो के उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर गुणा करके इनको बराबर कर लिया। ठीक है, बराबर करने के बाद अब हमको बराबर तो करना नहीं था, 2, 3, 5 के अनुपात में उनको सेट करना था। तो बराबर करने के बाद पहले बर्तन में हमने 2 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया, फिर 3 से कर दिया, फिर 5 से कर दिया। हमारा रेशियो पूरी तरीके से सेट हो गया। सेट होने के बाद उसको हमने डायरेक्ट जोड़ दिया। प्रश्न में आपको पानी और दूध का ही अनुपात पूछा है, तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी पानी 438 और दूध 962 होगा। ठीक है, इसके बाद हम अगला तो देखिए। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है कि एक 4000 किलो का गेहूं है। क्या है? 4000 किलो का कुल गेहूं है। तो उसमें से वह 1/5 भाग 5% लाभ पर बेचता है और 1/4 भाग वो 10% लाभ पर बेचता है। उसके बाद आधा भाग वो 12% लाभ पर बेचता है और जो शेष बचा है उसको 16% लाभ पर बेचता है। ठीक है, ये उसने बेच दिया। अब आगे क्वेश्चन में दिया है यदि वह पूरे लेन देन को अगर 11% लाभ पर बेचता तो उसने जो पहले अलग अलग लाभ पर बेचा है उससे उसको 72.8 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो आपको ये बताना है कि गेहूं का प्रति केजी मूल्य क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से दें कि कुल गेहूं कितना है। तो कुल गेहूं आप देखें तो 4000 केजी, 4000 किलो कुल गेहूं है। ठीक है, तो इसमें से वो एक पहला आपको क्या दिया है कि 1/5 भाग, तो इसका 1/5 आप निकालेंगे तो 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 40, मतलब जो 800 किलो है, 800 केजी गेहूं है, उसको उसने 5% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, इसके बाद क्या आता है आपका 1/4 भाग उसने 10% लाभ पर, मतलब कुल का 1/4 भाग, तो इसका 1/4 भाग कितना हो जाएगा 1000 किलो। तो 1000 किलो उसने कितने लाभ पर बेचा? 10% लाभ पर बेचा। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन में दिया कि आधा भाग, क्या दिया है कि आधा भाग उसने, तो आधा भाग मतलब 4000 का आधा भाग कितना होगा? 2000 केजी। तो 2000 केजी उसने कितने लाभ पर बेचा? ध्यान देना, 2000 केजी उसने 12% लाभ पर बेचा। ठीक है, इसके बाद कितना गेहूं बिक गया हम वो देखते हैं। तो 800 और 1000 1800 और 2000 3800 केजी तो बिक गया। अब 200 केजी और बचा, तो उसने जो 200 केजी बचा था उसको 16% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अलग अलग बेचने पर उसको कुल कितना लाभ हुआ वो देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर कितना लाभ हुआ। यहाँ पर जो लाभ हुआ 800 का 5% लाभ होगा। 800 ऐसा मान लेते हैं कि 1 यूनिट गेहूं की कीमत है, तो 800 का 5% यहाँ पर लाभ होगा। तो 800 का 5% आप निकालेंगे कितना आएगा? तो 800 का अगर 10% निकालेंगे तो 80 होगा, और अगर उसका 5% उसका आधा कर देंगे तो 5 निकल जाएगा। तो यहाँ पर तो 40 यूनिट का लाभ हुआ, उसको कितने यूनिट का लाभ हुआ? 40 यूनिट का। यहाँ पर 10% लाभ हुआ, मतलब 100 यूनिट का लाभ तो यहाँ हुआ, उसको ध्यान देना 100 यूनिट का लाभ। यहाँ पर 12%, इसका 12% निकालेंगे 2000 का, 240 यूनिट का लाभ उसको यहाँ पर हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसको 16% लाभ हुआ, तो 16 दूनी 32 यूनिट का लाभ उसको यहाँ हो गया। तो हम देखते हैं कुल कितना लाभ हुआ, तो यहाँ पर निकाल लो कुल कितना लाभ हुआ। तो 100 और 240 340 और 40 80, 380 हो गया। 380 और 30 कितना हो गया? 400। 380 और 30 हो गया 410 और 2 412 का यहाँ पर कुल लाभ हुआ। 412 यूनिट का यहाँ पर कुल लाभ हुआ। अगर वो ऐसा ना करके कुल जो 4000 केजी आपको क्या दिया है? 4000 केजी जो गेहूं दिया है उसको 11% लाभ पर बेचता है, तो इसका 11% निकाल लो 4000 का, तो 40 × 11, तो उसको कुल कितना लाभ होता? 440 यूनिट का लाभ होता। और ऐसा लाभ कितना हो रहा? 412 का, और ऐसा लाभ कितना हो रहा? 440 का। तो हमको प्रश्न में ये दिया है कि 11% लाभ पर बेचता तो उसको 72.8 रुपये अधिक मिलते। तो यहाँ पर अधिक कितना हो रहा है? 412 और 440 का अगर आप अंतर निकालेंगे तो 28 अंतर आएगा, मतलब जो 28 यूनिट है वो क्या है? 28 यूनिट आपकी कितनी दी? 72.8 रुपये। ठीक है, तो आप यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो निकाल लो 72.8 बटे 28 हो जाएगा। आप इसको 7 से काट दो, 7 चौके 28, फिर 7 धाम 70 और फिर 7 चौके 28। अब आप इसको 4 से काट दो, 4 दूनी 8 बचे 2 4 5 24, मतलब 2.6। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 2.6। तो हमको बताना क्या था कि गेहूं का
क्रय मूल्य कितना है, 1 किलो गेहूं का मूल्य कितना है, ये बताना था। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि 800 kg, 1 kg को हमने 1 यूनिट माना है, तो यहाँ पर 1 यूनिट बराबर 2.6 रुपये आ चुका है। तो इसका मतलब इसका आंसर 2.6 रुपये ही है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वीडियो अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को बताना यहाँ पर कठिन है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये 2.6 kg 1 kg गेहूं का मूल्य निकाल लिया, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन रहा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप ध्यान से देना, बहुत ही अच्छे लेवल का है क्वेश्चन, एवरेज से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है, ध्यान देना क्वेश्चन में ध्यान, कि एक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की औसत आयु 10 डायरेक्टरों को मिलाकर 48 वर्ष है, ठीक है। 10 डायरेक्टर हैं जिनकी औसत आयु कितनी है, 48 वर्ष है। संयोगवश जब एक डायरेक्टर 53 वर्ष का हुआ, उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इस्तीफा दे दिया, मतलब उसमें से एक 53 वर्ष का डायरेक्टर है, उसने इस्तीफा दे दिया, और उसी दिन दूसरे डायरेक्टर की मृत्यु हो गई, मतलब एक डायरेक्टर मर गया। अब 8 डायरेक्टर बचे, एक ने इस्तीफा दे दिया 53 वर्ष के और एक मर गया, अब 8 डायरेक्टर बचे। और एक 34 वर्ष का नया डायरेक्टर, एक 34 वर्ष का नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हो गया, एक नया व्यक्ति 34 वर्ष का शामिल हो गया, तब फिर से 9 डायरेक्टर हो गए, एक कम हो गया। अब 1 वर्ष बाद, मतलब जो घटना घटी उसके 1 वर्ष बाद उन सभी 9 व्यक्तियों की औसत जो आयु है, 9 डायरेक्टरों की जो औसत आयु है वो 46 वर्ष है। तो आपको ये बताना है कि जो मरा हुआ डायरेक्टर था उसकी आयु उस समय कितनी थी जब वो मरा हुआ था, ठीक है। तो आप प्रश्न पे ऐसे विचार करें कि प्रश्न में 1 वर्ष पहले और 1 वर्ष बाद की चर्चा की गई है, ठीक है। तो 1 वर्ष बाद वो औसत कितना हुआ, जो 9 लोग थे उनका औसत 46 हो गया। कितना हो गया, जो 1 वर्ष बाद जो घटना घटी उसके 1 वर्ष बाद औसत कितना हो गया, 46। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि 1 वर्ष पहले हम उस जो 46 औसत हुआ उसको 1 वर्ष पहले ही ले जाते हैं ना। तो औसत में तो समान वृद्धि होती है, कैसे, जैसे आयु की बात करें तो हर वर्ष अगर एक पहले मतलब 1 वर्ष बाद अगर औसत 48 है तो दूसरे वर्ष औसत 49 होगा, तीसरे वर्ष क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। मतलब औसत एक बढ़ेगा आयु का, क्योंकि सभी की आयु 1 वर्ष बाद सभी की आयु 1 वर्ष बढ़ेगी, इस प्रकार औसत भी बढ़ेगा। तो हमको ये पता है कि 1 वर्ष बाद की चर्चा हो रही है, तो यहाँ पर क्या है कि 1 वर्ष बाद 46 हो जाता है औसत, तो हम 1 वर्ष पहले मतलब जो घटना घटी थी उसी पर पहुँच जाते हैं। तो उस समय औसत कितना होगा, अभी 46 है तो उस समय औसत कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, उस समय औसत कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अभी 46 है तो उस समय क्या हो जाएगा, 45। मतलब प्रश्न में 1 वर्ष पहले और 1 वर्ष बाद की ही चर्चा की गई, तो अभी 45 हो जाएगा। तो अभी लोग कितने हैं यहाँ पर, 9 हैं, ठीक है। तो ये 45 गुणित 9 अभी औसत है, लेकिन अभी घटनाएं क्या क्या घटी वो हम देखते हैं। हमको पता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो औसत आयु थी वो 448 थी, मतलब औसत आयु कितनी थी, 48 वर्ष थी 10 लोगों की, तो उनका योग कितना होगा, 480, ठीक है। इस समय हुआ क्या कि एक 53 वर्ष का व्यक्ति था, उसने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। 53 वर्ष का एक व्यक्ति था, उसने इस्तीफा दे दिया, और एक व्यक्ति था जिसकी मृत्यु हो गई, जिसकी आयु हमको बताना है, तो उसकी आयु हम मान लेते हैं कि x वर्ष है। क्या है, x वर्ष है। वो उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी आयु भी घट जाएगी, और उसके बाद एक 34 वर्ष का एक व्यक्ति है वो इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हो गया। तो अब इनका योग कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। और हमको दिया कितना, उनका औसत 45, तो कुल लोग 9 है तो 45 गुणित 9, तो ये योग और योग बराबर होना चाहिए। अब इसको हल करके आप x का मान बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें कि ये 53 है और ये क्या है, 34 है। तो 53 और 34 कितने होते हैं, 53 और 34, एक प्लस का एक माइनस का घटाना होगा, बचेगा क्या, 19। और 19 को हम इसमें से हटा देंगे, क्योंकि माइनस का 19 बचेगा, तो 19 इसमें से हटाएंगे 480 में से, तो आप इसमें से 20 ही हटा लो, तो 480 में से 20 हटाएंगे 460 बचेंगे। तो हमने एक ज़्यादा हटा दिया तो एक ज़्यादा जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 461 ये बचे। तो 461 तो आपका ये हो गया, और माइनस x ये, और इधर 9 का गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 405। हमको चाहिए x का मान, तो 405 को इधर ले आओ, तो 461 में से 405 कम हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 11 में से 5 गए 6, और यहाँ पर बचा 5, और यहाँ पर कुछ नहीं। मतलब x का मान क्या आ गया, 56 वर्ष, ठीक है। तो मतलब जो मरा हुआ व्यक्ति था उसकी आयु कितनी है, 56 वर्ष, ठीक है। तो आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन अगर आप इस सवाल को अगर इस तरीके से नहीं करेंगे
और उस एक वर्ष बाद पर ले जाएंगे पूरे सवाल को, तो ये सवाल बहुत कठिन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। हमको पता है कि जो एवरेज, अगर आयु के एवरेज की बात करें तो हर वर्ष एवरेज, जैसे 10 वर्ष पहले एवरेज 50 है तो 10 लोगों का, तो 10 वर्ष बाद उन 10 लोगों का एवरेज 60 होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की आयु 10 बढ़ जाएगी। और ये एवरेज क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति का ही मान होता है, और प्रत्येक व्यक्ति की मान अगर समान रूप से बढ़ता है तो एवरेज भी समान रूप से बढ़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखें, आपको प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, और इसके बाद हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन देखें लास्ट वाला। तो देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। आप ध्यान दें कि एक कार्य को 10 पुरुष और 6 महिलाएं 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। ठीक है, क्या दिया क्वेश्चन में, एक कार्य को 10 पुरुष और 6 महिलाएं 18 दिन में पूर्ण कर सकती हैं। प्रत्येक पुरुष दिन में 9 घंटे कार्य करता है और प्रत्येक महिला दिन में 7.5 या 7.5 घंटे कार्य करती है। तो आपको ये बताना है कि, और उनकी कार्य क्षमता का अनुपात दिया है कि प्रत्येक दिन महिलाओं की कार्य क्षमता पुरुष की कार्य क्षमता का 2/3 है। आपको ये बताना कि 10 पुरुष और 9 महिलाएं इस कार्य को कितने दिन में करेंगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो कार्य क्षमता दी है हम उस पर ध्यान देते हैं। कार्य क्षमता आपको क्या दी है कि प्रत्येक पुरुष, तो यहाँ पर लिख देते हैं पुरुष, प्रत्येक पुरुष की बात हो रही, और प्रत्येक महिला एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 1 डे वर्क निकाल देते हैं। तो 1 डे में जितना वर्क करेंगी वही उनकी कार्य क्षमता होगी। तो 1 डे वर्क यहाँ पर पुरुष की कार्य क्षमता का 2/3 है महिलाओं की, ये तो हम पुरुष की 3 मान लेते हैं, तो महिलाओं की 2 है। तो इस प्रकार हमें पता चल गया कि एक दिन में पुरुष 3 कार्य करता है और एक दिन में महिला 2 कार्य करता है। तो क्वेश्चन में आप यहाँ पर ध्यान दें कि एक बात और लिखी है कि पुरुष 9 घंटे कार्य करता है और महिला 7.5 घंटे कार्य करती है। ठीक है, और इसके बाद आपको दिया है कि उनकी जो एफिशिएंसी दी है वो दिन की दी है, प्रत्येक दिन की 3:2 दी है, ये प्रश्न में दिया। और फिर पूछा है कि वो 10 पुरुष और 9 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में करेंगी, ये आपको बताना। तो यहाँ पर बात सिर्फ दिन और दिन की हो रही है, और आपको वो समय घंटे में भी दे दिया। तो वो घंटे में दिया है तो उसका कोई उपयोग है नहीं है, वो आपको सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए दिया है ना, क्योंकि 10 पुरुष और 9 महिलाएं आगे जो कार्य करेंगी वो पुरुष 9 घंटे ही कार्य करेंगे। तो 9 घंटे में पुरुष 3 यूनिट कार्य कर रहे हैं और 7.5 घंटे में 2 यूनिट कार्य कौन कर रही महिलाएं, तो वो आगे भी ऐसे ही करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि 3 यूनिट पुरुष कार्य कर रहे हैं और 2 यूनिट महिलाएं कार्य कर रही हैं। अब कार्य कितना है टोटल वो कैसे निकालेंगे, तो हमको 10 पुरुष और 6 महिलाएं दी हैं जो कि कार्य को 18 दिन में पूरा कर रही हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें कि एक पुरुष एक दिन में 3 कार्य कर रहा है। कितना कार्य कर रहा है, एक पुरुष एक दिन में 3 कार्य कर रहा है। तो 10 पुरुष हैं, तो 10 पुरुष ये हो गया, तो 10 पुरुष एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 30 कार्य करेंगे। तो ये तो 10 पुरुषों ने एक दिन का कार्य किया। उसके बाद आपको आगे क्या दिया, 6 महिलाएं, तो एक महिला 2 कार्य कर रही है, 6 महिलाएं कितना कार्य करेंगी, 12 कार्य करेंगी। तो ये 10 पुरुष और 6 महिलाओं के एक दिन का वर्क निकल गया। तो एक दिन का वर्क निकल गया। अब वो कितने दिन में कार्य करते हैं, तो 18 दिन कार्य करते हैं वो टोटल। तो ये तो आपका टोटल वर्क हो गया। तो एक दिन में इतना करते हैं तो 18 दिन में इतना करेंगे। ठीक है, अब ये कुल वर्क में एक दिन की एफिशिएंसी, मतलब जिनसे हमें कार्य करवाना उनकी एक दिन की एफिशिएंसी का भाग दे दिया जाए तो आपका समय निकल जाता है। तो किन से कार्य करवाना है, तो 10 पुरुष और 9 महिलाएं। तो 10 पुरुष, एक पुरुष 3 कार्य कर रहा है, 10 पुरुष 3 × 10 करेंगे, और 9 महिलाएं, एक महिला कितना कार्य कर रही, 2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर बड़ी आसानी से निकल आएगा। ये हो गया 30 और ये हो गया कितना, 12। तो 30 और 12 कितने होते हैं, 42 × 18। ओके, इसके बाद ये 30 हो गया और ये 18 हो गया, तो ये 48 हो जाए। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 6 × 18, 6 × 8 48, 2 चौके 8 और 21 बात। तो 21 × 3 मतलब 63/4 तय है इसका आंसर। अब इसको मिश्र भंड में लग दें तो 15 सही 3/4 दिन इसका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 15 सही 3/4 दिन इसका करेक्ट आंसर है। आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये रहे हमारे अर्थमेटिक के बेहतरीन 5 क्वेश्चन। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, मुझे उम्मीद है। तो इन्हीं क्वेश्चनों के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इन क्वेश्चनों के द्वारा आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी हो रही है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मैथ के इसी प्रकार के क्वेश्चनों को पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।